हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान किया है, तो उस पर आज डिटेल में बात करेंगे। भारत ने भी कुछ दिन पहले ही T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और उस पर हमने डिटेल में बात की हुई है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप वो वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 23 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो पाकिस्तान के स्क्वाड में भी सबकी जरूर निगाहें रहेगी, भारत में भी। क्योंकि पाकिस्तान के अगर स्क्वाड हम देखें T20 वर्ल्ड कप का, तो उसमें उन्होंने दो चेंजेस की है। जो स्क्वाड उन्होंने एशिया कप में सिलेक्ट किया था उसमें दो चेंजेस किए। तो फकर जमान जो टीम से बाहर हुए हैं और उनकी जगह पे शान मसूद को सिलेक्ट किया है। और शहीन शाह अफरीदी जो कि श्रीलंका में खेलते हुए इंजर्ड हुए थे, तो उन्होंने टीम में वापसी की है और शाहनवाज दानी बाहर हुए हैं। तो शाहनवाज दानी और फकर जमान दोनों को एज अ रिजर्व की लिस्ट में उन्होंने डाला है। और दूसरे में मोहम्मद हारिस भी है, उनके विकेट कीपर बैट्समैन, एज अ बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन, उनको भी रिजर्व के लिस्ट में रखा है। तो पाकिस्तान के जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसमें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। अगर हम उनकी स्पेशली अगर T20 फॉर्मेट की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 में होने वाला है, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से टेस्ट मैचेस में कभी सीरीज नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया में, उसी तरीके से T20 में भी कभी सीरीज नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया में। और वहां पे उनकी रिसेंट टाइम्स में भी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। हम देखें तो पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम में बहुत कम मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में, और जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें भी उन्होंने वो सीरीज जीत नहीं सके। और जो टीम अभी स्क्वाड पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया है, वो स्क्वाड के बहुत सारे प्लेयर्स है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में T20 इंटरनेशनल T20 नहीं खेला है। और जिन्होंने खेले हुए हैं उन्होंने भी बहुत कम मैचेस खेले हुए हैं। तो जो स्क्वाड सिलेक्ट किया है वो अभी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करेगा वो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो स्क्वाड उन्होंने सिलेक्ट किया है उस पर अगर हम डिटेल में बात करेंगे, तो जो एशिया कप में जो ऑलमोस्ट वही बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया है जो एशिया कप में सिलेक्ट की थी। और उनके जो ओपनर्स है वो अभी उनके जो चीफ सिलेक्टर है उन्होंने भी वही कहा है कि जो उनके ओपनर्स एशिया कप में खेले हैं और जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की हुई है, तो वही दो ओपनर्स है जो उनके ओपन करेंगे वर्ल्ड कप में भी। तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, यही आपको वर्ल्ड कप में भी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये दोनों ओपनर जो पाकिस्तान के हैं वो मॉडर्न डे में क्रिकेट में जो ओपनिंग बाकी टीम्स कर रही है उसके हिसाब से स्टार्ट नहीं दे पा रहे टीम को, क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा कम है। एज अ ओपनर हम देखें तो पावर प्ले में T20 में कोई भी ओपनर को बहुत चांसेस होते हैं बड़े शॉट्स भी खेलने के, क्योंकि फील्डर भी सर्कल के अंदर होते हैं, बॉलर्स भी एग्रेसिव लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे होते हैं। शुरू में जो है वो दो से तीन ओवर जो है वो बॉल T20 में स्विंग करता है, वो 2 से 3 ओवर ही स्विंग मिलता है बॉल को। तो वहां पे बॉलर्स भी ट्राई करते हैं कि गेंद को आगे पिच किए जाए, एग्रेसिव बॉलिंग किए जाए और विकेट लेने की कोशिश करे। तो वहां पे कोई भी ओपनर्स को जो है वो बहुत चांस रहता है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने का, पावर प्ले में जो है वो अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाने का, जिसकी वजह से फिर आने वाले बल्लेबाजों को फायदा होता है। पर पाकिस्तान के ओपनर्स है वो उस तरीके से स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं टीम को। दोनों की जो है वो बहुत लिमिटेशन है, खासकर T20 में। अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम में बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत उतनी नहीं है। टेक्निक वाइज बाबर आजम बहुत सॉलिड है, लेकिन जो T20 में जो बड़े शॉट्स खेलने की जो रिक्वायरमेंट है उसको बाबर आजम फुलफिल नहीं कर पा रहे। अगर बाबर आजम का हम सिक्सेस पर इनिंग का रेशो देखें तो वो सिक्सेस पर इनिंग का रेशो 0.5 से 0.6 इस रेंज में है, जो कि बहुत कम है। अगर हम दुनिया के बाकी सारे ओपनर्स देखें जो बड़े बड़े ओपनर्स है, तो उनका सिक्सेस पर इनिंग का रेशो जो है ना वो 1 से ज्यादा ही है। लेकिन बाबर आजम का बहुत कम सिक्सेस पर इनिंग का रेशो है। तो बाबर आजम की एक लिमिटेशन है कि वो बड़े शॉट्स नहीं खेल पाते उतना, सिक्सेस नहीं लगा पाते उतना। तो इसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट जो है वो T20 में बहुत कम है। अगर हम देखें एज अ ओपनर तो उनका जो स्ट्राइक रेट है 128 का, वो एज अ ओपनर बहुत कम है, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट और एवरेज के हिसाब से वो 33 बॉल्स खेलते हैं और 42 रन बनाते हैं। तो अभी जो मॉडर्न डे T20 है उसमें बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छे पिचेस होती है, बॉल अच्छे से जो है वो बल्ले पे आता है। ओपनर्स को तो बहुत फायदा होता है वहां पे, उनको जो है वो अपने क्रिकेट खेलने का बहुत चांस होता है, क्योंकि फील्डर भी सर्कल के अंदर होते हैं। और T20 में पावर प्ले ही ऐसा टाइम है जहाँ पे फील्डर भी सर्कल के अंदर होते हैं और फिर बॉलर्स को भी जो है वो एग्रेसिव लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग करने का मौका होता है। तो बॉलर्स भी जैसे ही फील्डर खुलती है वैसे ही बॉलर्स भी जो है वो डिफेंसिव लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग करते हैं, कोशिश करते हैं डॉट बॉल करे, बैट्समैन को चांस देने में मजबूर करे, ज्यादा खराब गेंद ना दे। तो पावर प्ले में जो है वो बॉलर्स भी जो है वो मौका रहता है कि खराब गेंद बॉलर्स भी करते हैं और फिर बल्लेबाजों को जो है वहां पे मौका रहता है। तो एज अ ओपनर्स आपका स्ट्राइक रेट जो 140 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, कम से कम 135 तो स्ट्राइक रेट होना ही चाहिए।
और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बहुत कम है, 128, जो कि कम स्ट्राइक रेट है। और अभी रिसेंटली उनकी फॉर्म भी नहीं है अच्छी सी, क्योंकि बाबर आजम का रोल हमेशा टीम में वही रहा है कि एक एंकर का रोल वो अदा करते हैं। वो इनिंग को लेके चलते हैं और उनके स्ट्राइक रेट पे वो एक साइड पे खड़े होते हैं। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में उनकी वैसी फॉर्म नहीं दिख रही है। और दूसरी बात, अभी जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है उसमें ये जो एंकर का रोल है ये बहुत ही जो है ना उसकी बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि T20 में आपके टीम के पास सिर्फ 120 बॉल्स है और आपके पास 10 विकेट्स है, और ऑलमोस्ट सारी टीम्स की बैटिंग लाइनअप जो है ना वो नंबर 9 नंबर 10 तक बैटिंग होती है। तो इतनी बड़ी बैटिंग कोई भी टीम की होती है, तो फिर 120 बॉल्स में आप अगर बाबर आजम की तरह उस स्ट्राइक रेट से स्टार्ट करें और एज ए एंकर वाली इनिंग खेले, तो वो टीम के लिए फायदेमंद नहीं होता। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो टीम के लिए नुकसानदेही होता है। तो बाबर आजम को अभी देखना होगा कि उनको अपना इंटेंट जो है और थोड़ा बेहतर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे T20 में आप कितने जो है वो तेजी से रन कर सकते हो, कितने अच्छे इंटेंट के साथ रन कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम पिचेस जो है वो अच्छी होती है बैटिंग के लिए। तो मैक्सिमम अच्छी पिचेस पे अगर आपका टोटल 128 का स्ट्राइक रेट है एज अ ओपनर, तो वो बहुत कम है उसके लिए, और सिक्सेस पर इनिंग का रेशो भी कम है। तो वो भी बाबर आजम को अभी इंप्रूव करना होगा, उनको अपने पावर रेटिंग पे भी काम करना होगा। नहीं तो इसी स्ट्राइक रेट के साथ, इसी इंटेंट के साथ इस तरह से बैटिंग किया तो T20 में वो जो है वो हो सकता है कि टीम के लिए उतने जो है वो फायदेमंद साबित ना हो। मोहम्मद रिजवान एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने रिसेंट टाइम में T20 में बहुत अच्छा किया। उनके पास वो एबिलिटी है कि बड़े शॉट्स खेलने की, उन्होंने वो पावर हिटिंग पे काम किया है T20 में वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और उन्होंने वो दिखाया भी है। और रिसेंट टाइम में उनका स्ट्राइक रेट ठीक रहा है T20 में। जो अब उनका अगर करियर का स्ट्राइक रेट देखोगे तो वो बहुत कम है, लेकिन अभी जो रिसेंट टाइम्स में जो है वो उनका स्ट्राइक रेट करियर स्ट्राइक रेट से बेहतर है, और उनमें बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत जरूर है। लेकिन उनका एक लिमिटेशन ये है कि वो लेग साइड पे डोमिनेंट ज्यादा है, वो लेग साइड पे ज्यादा खेलते हैं। तो कैसे अभी जो मॉडर्न डे क्रिकेट में टीम्स आपको इजीली वर्कआउट कर लेगी। अभी एशिया कप में भी वही देखने को मिला, टीम्स ने उनको जो है वो उनके पाले में गेंद बहुत कम दी। टीम्स ने फील्ड प्लेसमेंट भी वैसी रखी थी जिस तरीके से वो गैप नहीं ढूंढ पा रहे थे लेग साइड पे भी। आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द टीम्स जो है ना वो लेग साइड पे उन्होंने मिड विकेट और स्क्वायर लेग का जो फील्डर है वो थोड़ा पास बुलाया था। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच जो फील्डर होता है उनके बीच में जो गैप रहती है ना वो थोड़ी नैरो की थी, तो इसकी वजह से मोहम्मद रिजवान वहां पे भी स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बाउंड्री नहीं ढूंढ पा रहे थे। और फाइन लेग का फील्डर है ना वो भी थोड़ा वाइड किया था, जिसकी वजह से फिर मोहम्मद रिजवान का वो जो रेंज है लेग साइड पे वहां पे मोहम्मद रिजवान गैप ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। और वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए भी ट्राई नहीं कर सकते हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जिस तरीके से वो चौके लगाते थे पहले गैप में, तो वो गैप नैरो करने की वजह से वो उनका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहां पे वो चौके भी नहीं लगा पा रहे थे। तो इसकी वजह से आपने देखा कई बार वो अभी जो कैच लेग साइड पे कैच देते हुए आउट हुए या स्लॉक करते हुए आउट हुए, बॉल जो है वो बाहर थी, बहुत बाहर थी, वहां पे उन्होंने ट्राई किया स्लॉक करने को लेग साइड पे, तो वहां आउट हुए। आपने देखा होगा कि इंडिया के जो मैच था पहला, वहां पे भी उन्होंने बाहर की गेंद पे ही आउट हुए। वो अभी जो श्रीलंका के खिलाफ जो पहला मैच था पाकिस्तान का, उसमें भी बाहर की गेंद पे वो स्लॉक कर रहे थे और वहां पे भी टॉपेज लगी थी, वहां पे आउट हुए। जो फाइनल था, जो पाकिस्तान फाइनल मैच हारा था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पे मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत ही स्लो इनिंग खेली, जो कि वहां पे बहुत ही स्लो साबित हुई, स्पेशली वो पिच पे उस सिचुएशन में। उधर भी वो जब ट्राई कर रहे थे छक्का मारने के लिए, तो वहां पे भी उन्होंने हाथ में कैच दे दिया, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी होती है। बड़ी बाउंड्रीज पे आप लगातार जो है वो छक्के नहीं लगा सकते, और आपका अगर एक ही स्ट्रॉन्ग जोन अगर लेग साइड डोमिनेंट प्लेयर हो तो फिर टीम्स आपको आपके जो है पाले में गेंद नहीं करती, आपसे गेंद भी आपसे दूरी रखने की कोशिश करते हैं कि वो आप फिर उसको ड्रैग करके लेग साइड पे ना खेल पाओ। तो मोहम्मद रिजवान ने वही किया। अभी उनको भी जो है वो गेम को बेहतर करना होगा, गेम को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि टीम्स ने जो है वो उनपे काम कर दिया है। तो अभी इतना इजी नहीं होगा दोनों ओपनर्स को, पाकिस्तान को अपना जो गेम है वो और बेहतर करना होगा, और दोनों ओपनर्स को बहुत मेहनत करनी होगी। जो भी उनकी लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस को जो है वो एक्सपांड करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी होगी। तो क्योंकि चीफ सिलेक्टर साहब जो उन्होंने तो बोल दिया है कि यही ओपनर्स जो है वो खेलेंगे, और यही ओपनर्स कोशिश करेंगे कि अच्छे इंटेंट के साथ खेले। तो अभी क्या वो अच्छे इंटेंट के साथ खेल पाएंगे ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा, और ये टूर्नामेंट में ही पता चलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो फकर जमान बाहर हो चुके हैं। वो थोड़े इंजर्ड भी है, तो अभी वो रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो इंग्लैंड भी जा रहे हैं। तो उनको वो फिट तो मोस्टली होंगे और उनको एज अ रिजर्व प्लेयर खिलाएंगे, तो रिजर्व में उनको रखा हुआ है। तो उनके जैसे प्लेयर फॉर्म में नहीं है, T20 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। T20 के करियर का जो स्टैट्स है वो तो उनके बहुत ही खराब है, और T20 में उन्होंने बहुत ही कम इनिंग ऐसी खेली है जो इम्पैक्टफुल है, और T20 में बहुत ही कम मैचेस उन्होंने जीतवाए। तो फकर जमान T20 में उतने सक्सेसफुल नहीं रह पाए। जिस तरीके से इंडियन टीम में देखते हैं कि ऋषभ पंत में बहुत टैलेंट है, लेकिन वनडे और टेस्ट में जितने मैचेस ऋषभ पंत जितवाते हैं
उस तरीके से T20 में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और उसका रीजन ये है कि T20 में जो है वो फील्ड जो है वो खुली हुई रहती है। पावर प्ले के बाद 5 प्लेयर सर्कल के बाहर होते हैं। बॉलर जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं डॉट बॉल करने की। बॉलर जो है वो एग्रेसिव बॉलिंग नहीं कर रहे होते T20 में पावर प्ले के बाद। तो वहां पे जो है क्योंकि बॉल भी स्विंग नहीं कर रहा होता, सीम नहीं कर रहा होता, तो बॉलर के पास जो है ऑप्शन एक ही रहता है कि डिफेंसिव बॉलिंग करो और ट्राई करो कि डॉट बॉल करो, क्योंकि T20 में डॉट बॉल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉट बॉल करने के जो बॉलर सलाहियत रखते हैं T20 में वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो ये जो फकर जमान जैसे बैट्समैन है, उनको अगर आप एग्रेसिव बॉलिंग नहीं करोगे, डिफेंसिव बॉलिंग करेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी टेक्निक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी उन्होंने देखा जो फाइनल मैच था एशिया कप का, वहां पे वो पहली बॉल पे आउट हो गए और पहली बॉल पे जो है वो लेंथ ही नहीं वो शॉट के लिए, वो लेंथ ही गलत थी और बल्ला भी उनका जो इस तरह से तिरछा आता है शुरू में, तो वो फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो आउट हो जाते हैं ऐसी टेक्निक की वजह से, उनकी मेनली उनकी टेक्निक की वजह से। इंटेंट उनका अच्छा होता है लेकिन टेक्निक उनका साथ नहीं देती, तो इसकी वजह से फिर फकर जमान को अभी बाहर किया है स्क्वाड से और शान मसूद को लेके आए। तो अभी ये देखना होगा कि शान मसूद जो है वो क्या नंबर 3 पे रेगुलर खेलेंगे या नंबर 3 पे हैदर अली खेलेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि शान मसूद अभी T20 में अभी उनका डेब्यू भी नहीं हुआ है। तो क्या उनको एज ए नंबर 3, अभी उनका डेब्यू भी नहीं हुआ है, नेक्स्ट मंथ में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो क्या नंबर 3 आप उनको देख रहे हो? ये एक मतलब क्वेश्चन है कि क्या नंबर 3 उनको शुरू किया जाएगा नेक्स्ट जो बायलैटरल सीरीज है पाकिस्तान की, क्या उसमें वो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे? वो भी देखना होगा कि उनको कौन से रोल में देख रहे हैं, क्या उनको एज अ बैकअप ओपनर देख रहे हैं या उनको नंबर 3 के रोल में देख रहे हैं। अगर उनको एज अ बैकअप ओपनर देख रहे हैं तो नंबर 3 पे हैदर अली खेल सकते हैं, क्योंकि हैदर अली ऐसे बैट्समैन है जो कि लंबे शॉट्स भी खेल सकते हैं और एक इंटेंट के साथ बैटिंग करने की काबिलियत उनमें है। बहुत ज्यादा प्रूवन परफॉर्मर नहीं है वो इंटरनेशनल स्टेज में, अभी उनका करियर का स्टार्ट है, लेकिन वो उस तरीके से बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत उनमें है। तो क्या नंबर 3 पे हैदर अली खेल सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ओपनर जो है ना वो एज एन एंकर ही रोल अदा करते हैं। दोनों ओपनर जो है वो आपको बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ स्टार्ट नहीं देते, तो दोनों ओपनर्स का वो एक कंसर्न है कि वो तेज नहीं खेल पाते। तो क्या नंबर 3 पे हैदर अली को आप खिलाओगे? क्या नंबर 3 पे पाकिस्तान की टीम हैदर अली को जो है वो चांस देगी इतने बड़े टूर्नामेंट में? और जो है वो अभी नेक्स्ट जो बायलैटरल सीरीज आ रहे हैं उसमें, तो वो देखना होगा कि नंबर 3 पे पाकिस्तान की टीम में कौन खेलेंगे। फिर उनके बाद जो भी उनकी बैटिंग ऑर्डर है वो पाकिस्तान की टीम मोस्टली शफल करती है, कोई किसका कंफर्म नंबर नहीं है। कभी कभी 4 पे मोहम्मद नवाज भी खेलते हैं या कभी कभी इफ्तिकार अहमद ने भी खेला है, और उसके बाद उनको पता ही है कि उसके जो भी उनकी जो टोटल लाइनअप है, फिर उसके बाद जो है वो खुशदिल शाह है, आसिफ अली है, फिर शदाब खान है। तो ये जो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है ये वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो शफल करते हैं। तो वो उनको अभी ढूंढना होगा कि किसका कौन सा नंबर है, वो फिक्स करना होगा, क्योंकि उस प्लेयर को उस नंबर पे ही खिलाए तो ही बेटर है, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि एक प्लेयर का अगर नंबर ही उस प्लेयर को पता नहीं है तो एक प्लेयर का रोल ही उसको कंफर्म पता नहीं है, और अगर कोई प्लेयर को उसका रोल ही कंफर्म पता नहीं है तो वो कैसे कंसिस्टेंटली खेल सकता है। तो फिर रोल्स डिफाइन करने होंगे पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर के लिए कि कौन सा प्लेयर का क्या रोल है। नंबर 4 पे कौन खेलेंगे, नंबर 5 पे कौन खेलेंगे, नंबर 6 पे कौन खेलेंगे, नंबर 7 पे कौन खेलेंगे। तो ये जो रोल है ये जो है वो डिफाइन करना चाहिए। अगर शफल करते भी है जो बैटिंग ऑर्डर को, तो भी अगर कौन से रोल में कौन सा रोल, कौन से सिचुएशन में कौन सा प्लेयर का क्या रोल होगा वो डिफाइन होना चाहिए। तो वो चीज एशिया कप में दिखी नहीं, और बैटिंग ने जो है पाकिस्तान की जो सपोर्टर्स होंगे उनको बहुत ही मायूस किया पाकिस्तान की बैटिंग ने, क्योंकि पहले मैच में जो भारत के खिलाफ था उसमें पाकिस्तान की बैटिंग जो पूरी ऑल आउट हो चुकी थी। फिर हांगकांग के खिलाफ तो जो वो तो इजी मैच था। फिर उसके बाद फिर से भारत के खिलाफ मैच था, उसमें भी मोहम्मद नवाज ने 20 बॉल पे 42 किए थे। उन्होंने मोहम्मद नवाज जो कि एक ऑलराउंडर है और बैटिंग में उनको जो है उतना रोल नहीं है जितना स्पेशलिस्ट बैट्समैन का है, तो उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए आके 20 बॉल में 42 किए थे। तो फिर बैट्समैनों ने, स्पेशलिस्ट बैट्समैनों ने कोई कुछ मतलब बड़ा परफॉर्म नहीं किया था और उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। मोहम्मद नवाज ने उस मैच में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी पाकिस्तान के लिए। तो वहां पे हमारे जो बॉलर्स है वो भी एक सरप्राइज हो गए कि मोहम्मद नवाज आके उतना अच्छा क्रिकेट खेले। उसके बाद देखेंगे तो अफगानिस्तान के खिलाफ तो 118 पे 9 हो चुके थे पाकिस्तान के, और नसीब शाह ने जो है वो 2 बॉल में 2 छक्के मार दिए, तो वो नसीम शाह ने वहां पे परफॉर्म किया। फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ फिर से बैटिंग ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर पाई। फिर फाइनल में तो फिर से बैटिंग ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, वो तो मतलब अप्रोच ही गलत था। वो मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद बहुत ही स्लो खेले, लेकिन जो भी है स्पेशलिस्ट बैट्समैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और मैचेस नहीं जितवाए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को अभी बैटिंग के लिए तो मतलब रोल्स पहले तो डिफाइन करना होगा और इंटेंट जो है वो क्लियर करनी होगी कि किस इंटेंट से बैटिंग करनी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस तो उनको है नहीं ज्यादा।
तो अब जो भी जिस तरीके से भी खेलेंगे वो टूर्नामेंट में पता चलेगा कि ये कैसे खेलेंगे, क्योंकि सबको सरप्राइज है। क्योंकि भारत की टीम का हम देखें तो भारत की टीम ने बहुत अच्छा किया है और वहां पे उस कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में। अभी रिसेंट टाइम्स की बात करें तो 2 टेस्ट सीरीज भी जीती हुई है, 2 T20 सीरीज भी जीती हुई है रिसेंट टाइम्स में, पिछले कुछ सालों में ही। तो भारत की टीम का तो वहां पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और भारत की टीम को वो पिचेस ज्यादा सूट करती है जहां पे इवन बाउंस होता है, गेंद तेज बल्ले पे आती है और पेस और बाउंस होता है और इवन बाउंस होता है, तो बल्लेबाजों को सूट करती है वहां की कंडीशंस। क्योंकि आपके सिर्फ अगर आपके बॉलर्स के पास पेस है तो वहां पे पेस बल्लेबाजों को दिक्कत नहीं करती कभी भी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पेस के साथ है ना इवन बाउंस होता है, तो वो बल्लेबाजों को आसान होता है। और यही चीज अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर है वहाब रियाज, उन्होंने भी अभी अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में जो है वो यही चीज बताई कि ऑस्ट्रेलिया में कभी भी ना, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स कभी भी दिक्कत नहीं करते बल्लेबाजों को, पेस के साथ वेरिएशन के साथ दिक्कत करते हैं। तो वेरिएशन की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो, पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत कैपेबिलिटी है, पेस तो है ही और विद वेरिएशन भी वो करते हैं, पेस के साथ वेरिएशन भी है, स्विंग करने की एबिलिटी भी है। T20 के लिहाज से जो भी वेरिएशन सारे चाहिए होते हैं, बाउंसर्स भी है, यॉर्कर्स भी कर सकते हैं, स्लोअर वंस भी कर सकते हैं, पेस को अच्छे से वेरी भी कर सकते हैं। बॉलिंग तो पाकिस्तान की एक कंप्लीट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि वहां पे अभी जो है वो उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। तो क्या उधर इवन बाउंस के साथ जहां पे पिचेस बल्लेबाजों के लिए आसान होती है, तो क्या उस कंडीशन में पाकिस्तान की बॉलिंग क्या परफॉर्म कर पाएगी, वो भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। और स्पिनर्स का हम देखें तो स्पिनर्स भी पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स जो है वो क्वालिटी के स्पिनर्स है। लेकिन फिर बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया में टर्न नहीं मिलता स्पिनर्स को, और पाकिस्तान के स्पिनर टर्न पे ज्यादा रिलाई करते हैं। मोहम्मद नवाज की बात करें तो मोहम्मद नवाज जो है वो टर्न करने में उनकी सलाहियत है, वो स्पिन करके जो है वो बल्लेबाजों को जो है वो तंग करते हैं। पर अगर ऑस्ट्रेलिया में स्पिन नहीं मिलेगा तो मोहम्मद नवाज की स्ट्रेंथ जो है वो आर्म बॉल नहीं है, वो गेंद वो टर्न करते हैं, वो उनकी जो ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिन है वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में टर्न नहीं मिला तो क्या मोहम्मद नवाज की जो लाइन एंड लेंथ है उस पर अगर स्पिन नहीं मिला तो क्या मोहम्मद नवाज उतने इफेक्टिव साबित होंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। शादाब खान तो जो रिस्ट स्पिनर्स तो कर सकते हैं परफॉर्म, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स के वेरिएशन बहुत होती है, और रिस्ट स्पिनर इसलिए रिस्ट स्पिनर्स जो भी रिस्ट स्पिनर्स है वो T20 में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड वहां पे बहुत अच्छा है, क्योंकि एज ए रिस्ट स्पिनर जो है वो उस पिचेस पे जहाँ पे बड़े ग्राउंड्स हो, और स्क्वायर जो है वो बड़े ग्राउंड्स होते हैं, सीधी आप लेंथ देखें तो वो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जो स्क्वायर ऑफ द विकेट होते हैं ना वो बड़े होते हैं। तो इसलिए फिर वहां पे लेग स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फिर रिस्ट स्पिनर जो वेरिएशन के साथ फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बल्लेबाज जो है वो कैच देके आउट हो सकते हैं। तो बॉलिंग पाकिस्तान की कंडीशंस में उतना पाकिस्तान की टीम ने वहां पे ज्यादा मैचेस नहीं जीते, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो स्ट्रांग है, और भारत की टीम को बहुत प्रिपेयर होकर आना होगा पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ। क्योंकि अभी तो भारत की टीम के लिए एक अच्छा है कि सारे जो बॉलर्स पाकिस्तान ने सिलेक्ट किए उनमें, और मोस्टली जो बॉलर्स प्लेइंग 11 में खेलेंगे उन सबके आगे जो भारत की टीम ने खेला हुआ है पहले। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ जो है वो एशिया कप, पिछला एशिया कप था उसमें खेला था जो कि वनडे फॉर्मेट का था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में खेला है। उसके बाद अभी जो बॉलर्स थे हैरिस रॉफ, उनको भी पिछले साल खेला हुआ है और इस साल भी एशिया कप में खेला हुआ है। नसीम शाह को भी खेला हुआ है और दोनों स्पिनर्स को भी खेला हुआ है। तो अभी जो है वो भारत की टीम ने जो है वो खेला हुआ है सारे बॉलर्स को, तो अभी अभी उनके अगेंस्ट प्रॉपर प्लानिंग के साथ खेलना होगा, और प्रॉपर जो है वो प्लान करके स्ट्रेटेजी बना के कौन से बॉलर को टारगेट करना है, कौन से ओवर्स में कैसी बैटिंग करनी है, क्योंकि पता है 5 बॉलर्स है उनके, उसमें कौन से बॉलर्स किधर बॉलिंग करेंगे वो भी एक आइडिया तो है सबको। तो उस हिसाब से जो है वो बैटिंग ऑर्डर भी सेट करना है, उस हिसाब से प्लेइंग 11 खिलानी है भारत को, और उस हिसाब से टीम सिलेक्शन करना है। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मोस्टली वही होगी जो एशिया कप में खेली थी, क्योंकि फकर जमान अगर रिजर्व में ही होते तो फिर शान मसूद या हैदर अली दोनों में से एक जो है वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, और बैटिंग में बाकी वही जो बैटिंग लाइन खेलेंगी। हो सकता है कि बैटिंग लाइनअप में, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा चेंजेस हो, पर जो है वो बैटिंग यूनिट जो है वो मोस्टली वही खेलेंगे, और बॉलिंग में भी शाहीन शाह अफरीदी वापस आएंगे, तो बाकी ऑलमोस्ट बॉलिंग यूनिट भी वही होगा। तो जैसे जैसे अभी उनके जो मैचेस होंगे, बायलैटरल सीरीज भी है पाकिस्तान की नेक्स्ट इंग्लैंड के साथ जो है, तो उस पर भी जो है वो भारत की टीम ने नजरें रखनी चाहिए। वहां पे भी जो है वो अभी नेक्स्ट 1 मंथ में पाकिस्तान की टीम ने बहुत मैचेस खेलने हैं, तो हो सकता है कि स्क्वाड में जो है वो प्लेयर्स, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स जो है उनको मौका मिले, और सारे प्लेयर्स का जो फॉर्म भी जो है वो भी देखने को मिल सकता है कि कौन प्लेयर्स कैसे फॉर्म में है, कौन प्लेयर्स कैसी बैटिंग कर रहे हैं, किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है। तो एक जो नेक्स्ट 1 मंथ में जितने भी मैचेस है पाकिस्तान के,
तो वहाँ पे जो है वो एक भारत की टीम को जो है एनालिसिस करने में फायदा हुआ कि इतने सारे मैचेस देख के पाकिस्तान की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कौन सी जगह पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोनों की जो बायलैटरल सीरीज है तो उस पर दोनों टीम्स की एक्चुअली नजरें रहेंगी और देखते हैं फिर जो 23 अक्टूबर में जो मैच होगा तो उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं दोनों टीमें। तो भारत की टीम पे भी अभी जो नेक्स्ट बायलैटरल सीरीज है हमारी नेक्स्ट वीक से, तो उस पर पता चलेगा कि भारत की टीम में भी कौन सा प्लेयर कैसे फॉर्म में है अभी नेक्स्ट मैच में, क्योंकि भारत में पिचेस जो है वो अच्छी होती है, पेस और बाउंस होता है। अभी इंडियन प्रीमियर लीग में भी देखा था, वहां पे भी अच्छी पेस और बाउंस वाली पिचेस थी जहाँ पे बॉल बल्ले पे अच्छे से आ भी रहा था, जो है गेंद फास्ट बॉलर्स को जो है वो बाउंस भी मिल रहा था और स्पिनर्स को भी बाउंस मिल रहा था। तो वैसी पिचेस भारत में भी होती है, इसीलिए भारत की टीम जो है वहां पे बहुत अच्छा करती है, क्योंकि भारत में पिचेस भी वैसे ही बनाते हैं, थोड़ा ग्रास भी छोड़ देते हैं पिच पे जिसकी वजह से बाउंस भी मिले। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि अभी एक अच्छा प्रैक्टिस होगा भारत की टीम के लिए भी अभी जो नेक्स्ट दो बायलैटरल सीरीज है उसमें, तो वहां पे पता चल जाएगा कि प्लेयर्स के फॉर्म कैसा है, कौन सा प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और टीम की क्या सोच है, दोनों टीम्स की जो है वो क्या कॉम्बिनेशन होता है, दोनों टीम बैलेंस कैसे बनाती है, दोनों टीम्स के बैट्समैन के बॉलर्स के रोल्स क्या होता है, वो सारी चीजों का अभी जो अंदाज है वो अभी नेक्स्ट जो उनकी सीरीज है उस पर ही मिलेगा। तो फिर जैसे आने वाले वीडियोस में उन पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान ने फिर 3 रिजर्व प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है, उसमें उन्होंने मोहम्मद हैरिस एज अ विकेट कीपर बैट्समैन उन्होंने सिलेक्ट किया है जो कि बैकअप विकेट कीपर होंगे। अभी कुछ उस पर भी कोई पाकिस्तान के कुछ लोग और वैसे भी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनको कैसे लिया। तो उनके पीछे की सोच आपको बताता हूँ। उनके पीछे की सोच ये है कि मोहम्मद रिजवान कोई मैच अगर नहीं खेल सके तो ही मोहम्मद हैरिस स्क्वाड में आएंगे, या मोहम्मद रिजवान अगर नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप में तो ही मोहम्मद हैरिस जो है वो खेलेंगे उनकी जगह पे, और वो एज ए ओपनर ही खेलेंगे, क्योंकि उनको एज ए ओपनर ही देखा जा रहा है। और इसलिए मोहम्मद हैरिस को ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि दूसरे जो भी बैकअप विकेट कीपर के ऑप्शन है पाकिस्तान में उनमें एज ए ओपनर नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है या लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, वो विकेट कीपर बैट्समैन है। पर मोहम्मद हैरिस ही है जो कि मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग में रिप्ले कर सकते हैं। तो मोहम्मद रिजवान अगर नहीं खेलेंगे तो मोहम्मद हैरिस उनकी जगह लेंगे एज एन ओपनर। तो शायद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बाकी प्लेयर्स के रोल जो है वो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में डिफाइन कर दिया है कि बाकी जो भी प्लेयर सिलेक्टेड है उनमें उनको मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में ही खेलना है। तो उस हिसाब से उनके नंबर जो है वो डिफाइन कर दिए है। तो उसके हिसाब से इसीलिए जो है वो मोहम्मद हैरिस को सिलेक्ट किया है कि वो मोहम्मद रिजवान की अगर जगह लेने की जरूरत पड़ी तो वो सीधा एज एन ओपनर ही खेल सकते हैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ओपनिंग पे। तो इसलिए मोहम्मद हैरिस, ये सोच अभी दिख रही है, तो अभी ये सोच सही है या गलत है ये तो मतलब अभी टूर्नामेंट में पता चलेगा। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। स्क्वाड तो पाकिस्तान के स्क्वाड हमेशा की तरह इस बार भी स्क्वाड तो T20 के लिहाज से अच्छा स्क्वाड है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है वो T20 फॉर्मेट है। टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम उतनी कंसिस्टेंटली उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन T20 में पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम्स में और मैचेस जीते हुए, और अभी एशिया कप का भी फाइनल खेले हुए। तो और फाइनल में जरूर उन्होंने खराब परफॉर्मेंस की, फाइनल हार गए थे, लेकिन कुछ मैचेस में उनके जो स्पेशली बॉलर्स ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की। तो भारत की टीम को जरूर पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट जो है वो एक अच्छे प्लान के साथ ग्राउंड में उतरना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिटेल में और बात करेंगे। पाकिस्तान की भी सीरीज आने वाली है उस पर भी बात करेंगे, वहां पे परफॉर्मेंस कैसी होती है ये सारे प्लेयर्स की, उस पर बात करेंगे। भारत की टीम पे भी बात करेंगे, क्योंकि उनकी भी अभी भारत की हमारी भी सीरीज है नेक्स्ट वीक से, तो उस पर भी जरूर बात करेंगे जैसी जैसी सीरीज नजदीक आएगी वैसे वैसी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि 90% लोग जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो आप जरूर वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और हो सकता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को, और अपना ख्याल जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।